हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए MDC 2 जूलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये मोस्ट रिपीटेटेड भी है, जो बार बार पूछे जाते हैं। और इसका एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी 2026 को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए MDC पेपर जूलॉजी का क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV। HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या है? मधुमक्खी पालन मधुमक्खियों को बॉक्स में पालकर व्यावसायिक स्तर पर शहद, मोम, रॉयल जेली, प्रोपोलिस और परागकण प्राप्त करने का एक लाभदायक कृषि उद्योग है। मधुमक्खी पालन को हम अंग्रेजी में कहते हैं एपीकल्चर। कभी कभी पूछ लेता है कि एपीकल्चर किसके पालन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज फिश कल्चर। मछली पालन क्या है? मत्स्य पालन वह उद्योग या गतिविधि है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक या निजी उद्देश्यों के लिए मछलियों और अन्य जलीय जीवों जैसे कि झींगा, घोंगा को पकड़ना, पालना, उनका संस्करण, भंडारण और विपणन करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज जूलॉजी। जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र क्या है? जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं मतलब कि पूरा पशु जगत के जीवन, संरचना, कार्यप्रणाली, व्यवहार, विकास और पारिस्थितिकी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ई है, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल्स ऑफ शुगर इन द ब्लड। खून में शर्करा के स्तर में वृद्धि के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए। खून में शर्करा ग्लूकोज के स्तर में लगातार वृद्धि के कारण होने वाली मुख्य बीमारी मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। इस स्थिति को चिकित्सकीय भाषा में हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया इसे चिकित्सीय भाषा में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर एफ है, हु रॉट द बुक ऑफ हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अरस्तु। अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम है। क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाट आर नॉन कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स, व्हाट इज नॉन कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स क्या है? नॉन कार्डेट्स उन जीवों को कहते हैं जिसमें जीवन के किसी भी चरण में नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु नामक छड़ जैसी संरचना नहीं होती है। जैसे मतलब कि जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे कि केचुआ, ये इसका उदाहरण है। केचुआ में रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, तो ये नोटोकॉर्ड एक नॉन कार्डेट्स का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर एच है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। विटामिन ए का मुख्य रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। इसमें टिप्पणी लिखना है। और इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, कोरोना और एनीमिया, और यहाँ पर दिया गया है एड्स और अस्थमा। इनमें से 2 में हमें लिखना है संक्षिप्त टिप्पणी। तो मैंने यहाँ से एक लिया है एनीमिया और यहाँ से एक लिया है एड्स। तो एड्स बार बार मतलब कि हर साल पूछा जाता है लगभग। पहले हम देखेंगे एड्स पर संक्षिप्त टिप्पणी। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक गंभीर संक्रमणीय रोग है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, HIV के कारण होता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेषकर CD4 मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता खो देता है। तो आपको ये एड्स का पूरा नाम और HIV का पूरा नाम याद रखना है। ये 1 मार्क्स में पूछ भी सकता है। HIV मुख्यतः असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त चढ़ाने, संक्रमित सुई का उपयोग तथा संक्रमित मां से शिशु से गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान फैलता है। इसके सामान्य लक्षणों के कारण बुखार, वजन कम होना, बार बार संक्रमण होना, कमजोरी और दस्त शामिल है। एड्स का पूर्ण इलाज अभी उपलब्ध नहीं है। एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसका अभी तक इसका उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल
थेरेपी ATR द्वारा रोग को नियंत्रित किया जा सकता है और संक्रमित व्यक्ति को सामान्य जीवन जी सकता है। इससे बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध, स्वच्छ सुई का उपयोग, जांचे हुए रक्त का उपयोग तथा जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। अब हम देखेंगे एनीमिया पर संक्षिप्त नोट्स। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाओं RBC की मात्रा सामान्यतः कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। इसकी कमी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कमजोरी उत्पन्न होती है। एनीमिया का मुख्य कारण आयरन की कमी होता है एनीमिया का मुख्य कारण। हालांकि विटामिन B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, अत्यधिक रक्तस्राव, कुपोषण तथा कुछ रोग भी इसके कारण हो सकते हैं। इसके सामान्य लक्षणों में थकान, चक्कर आना, पीला पड़ना, सांस फूलना और सिर दर्द शामिल है। एनीमिया के बचाव के लिए संतुलित आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, आयरन युक्त भोजन तथा आवश्यकता पड़ने पर आयरन की दवाओं का सेवन करना चाहिए। समय पर जांच और उपचार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। एनीमिया से बचाव के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का महत्व बताइए। आंसर है, कार्बोहाइड्रेट जैव अणुओं का एक प्रमुख समूह है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक रूप में यह सामान्यतः CH2O के रूप में व्यक्त किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज, दूसरा है डाइसेक्राइड जैसे कि सुक्रोज, तीसरा है पॉलीसेक्राइड जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। तो ये भी 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ग्लूकोज शरीर की आवश्यकताओं के लिए त्वरित ऊर्जा का स्रोत है, जिससे श्वसन क्रिया द्वारा ATP का निर्माण होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनते हैं, जिनमें जोसेफ प्रिस्टली और जॉन इंगनहोज जैसे वैज्ञानिकों ने प्रयोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पौधे अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, जबकि जंतुओं में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से भी कार्बोहाइड्रेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जो उन्हें दृढ़ता और आकार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट DNA और RNA जैसे न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में भी भाग लेते हैं, क्योंकि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं इनके आवश्यक घटक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से शरीर में कमजोरी और थकान हो सकती है, जबकि अधिक मात्रा में मोटापा और मधुमेह जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा संरचना, भंडारण तथा जैव आधारित क्रियाओं के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीवन के लिए अनिवार्य है। तो अगर कोई आदमी पतला है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खानी चाहिए। अगर कोई आदमी मोटा है तो उसे कम खानी चाहिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म। डार्विनवाद के अवधारणाओं की व्याख्या करें। डार्विनवाद विकासवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो लिखा था 1859 में, प्रतिपादित किया। तो डार्विन का एक पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो लिखा था 1859 में। तो बुक का नाम और लेखक का नाम दोनों याद रखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव अपने पूर्वजों से क्रमिक परिवर्तन के माध्यम से विकसित हुए हैं। डार्विन ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान विभिन्न द्वीपों और क्षेत्रों में जीवों को विविधता का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकला कि पर्यावरण के अनुसार जीवों में परिवर्तन होते रहते हैं।
डार्विन के सिद्धांत की मुख्य आवश्यकताओं के अधिक संतति उत्पत्ति अस्तित्व के लिए संघर्ष भिन्नता योगात्मक और उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयन शामिल है। प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं से अधिक संतान उत्पन्न करता है, परंतु भोजन, स्थान और अन्य संसाधनों की कमी के कारण सभी जीव जीवित नहीं रह पाते। इस कारण जीवों में आपसी तथा पर्यावरणीय संघर्ष होता है। प्रत्येक जीव में स्वाभाविक भिन्नताएं पाई जाती है, जिसमें से कुछ भिन्नताएं पर्यावरण के अनुकूल होती है। जिन जीवों में अनुकूल गुण होते हैं वे जीवित रहकर अपने संतानों के उन गुणों को स्थानांतरित करते हैं, जबकि प्रतिकूल गुणों वाले जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जिसे योगात्मक की उत्तरजीविता कहा जाता है। समय के साथ अनुकूल भिन्नताओं का संचय नई प्रजातियों के निर्माण का कारण बनता है। इस प्रकार डार्विनवाद यह सिद्धांत करता है कि विकास एक धीमी, सतत और प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित होता है और जीवों की विविधता का आधार है। तो ये था पूरा डार्विनवाद क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट नोट्स ऑन इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता पर टिप्पणी लिखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता वह जैविक शक्ति है जिसके द्वारा हमारा शरीर विभिन्न रोगजनकों जैसे जीवाणु, विषाणु, परजीवी और फफूंद से अपनी रक्षा करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वह जैविक शक्ति है जिसके द्वारा हमारा शरीर रोगों से, मतलब कि जीवाणु, विषाणु, परजीवी, इनसे रक्षा करता है। यह कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, लसिका ग्रंथियां, अस्थि मज्जा, प्लीहा तथा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी शामिल होते हैं। जब कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र उसे पहचान कर नष्ट करने का प्रयास करता है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल्स, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है श्वेत रक्त कणिकाएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला जन्मजात या प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो जन्मजात जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से है बीमारी उसे जन्मजात रोग कहते हैं। दूसरा है अर्जित या अधिग्रहित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होते हैं और यह शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति मानी जाती है, जैसे त्वचा और श्लेष्म झिल्ली। अर्जित प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है। जो अर्जित प्रतिरक्षा रोग है वह जन्म से नहीं रहता है, यह बाद में हो जाता है किसी कारण से। अर्जित प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है, जीवन के दौरान ही यह विकसित होती है, जो संक्रमण के बाद या टीकाकरण से प्राप्त होती है। टीकाकरण शरीर में विशेष एंटीबॉडी बनाता है जिससे भविष्य में वही रोग होने की संभावना कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, स्वच्छता, तनाव से दूर रहना और समय समय पर टीकाकरण आवश्यक है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण व्यक्ति बार बार संक्रमण का शिकार हो सकता है। इसीलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है उसे जल्दी कोई भी रोग या कुछ भी सर्दी खांसी कुछ भी नहीं होता है, और जिसका कमज़ोर होता है उसे बार बार ही बीमारी पकड़ाए रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज विटामिन। डिस्क्राइब सोर्स एंड इट्स रिलेटेड डिशेस ऑफ वाटर सोलेबल विटामिन। विटामिन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन के स्रोतों एवं उससे संबंधित रोगों का वर्णन कीजिए। विटामिन ऐसे आवश्यक जैविक पदार्थ है जो शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास और चयापचय क्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये स्वयं ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन शरीर की विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो विटामिन की खोज किसने की? कैसिमिर फंक ने। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K होता है, और जल में घुलनशील B और C होता है। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में अधिक मात्रा में संचित नहीं होते, इसीलिए इन्हें नियमित रूप से आहार के माध्यम से लेना आवश्यक है। यह मुख्यतः विटामिन बी का समूह और विटामिन सी होता है। पहला है विटामिन बी समूह है, इसमें B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन, विटामिन सी और विटामिन B12 आदि शामिल है। इसका प्राप्त करने का स्रोत है साबुत अनाज, दालें, दूध, अंडा, हरी सब्जी, मांस आदि। इन सब से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। B1, B2, B3, B6, B12 सभी प्राप्त हो जाता है इन
खानों से। अब देखिए इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा होता है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। अब हम देखेंगे कि विटामिन C, जिसे इसका नाम है देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर और हरी सब्जी का स्रोत। हरी सब्जी में विटामिन C पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आना, घाव देर से भरना और कमजोरी होती है। इस प्रकार जल में घुलनशील विटामिन शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनकी कमी से विभिन्न रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसीलिए संतुलित आहार द्वारा इसकी पर्याप्त मात्रा लेना आवश्यक है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MDC जूलॉजी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इसको पूरा रेडी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।